बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी का एक पूरा प्रोसेस देखेंगे कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी किस तरह से प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। और अब क्वेश्चन किस तरह से आता है पेपर में, बेसिकली क्वेश्चन सिनेरियो के फॉर्म में आता है। आपको कोई भी सिनेरियो दे दिया जाता है, वायरल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का, कोई भी सिनेरियो दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कोविड का पेशेंट दे दिया जाता है कि एक पेशेंट को कोविड हो गया है तो वो किस तरह से इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से टाइफाइड का केस दे दिया जाता है कि एक पेशेंट को टाइफाइड हो गया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ किस तरह से प्रोड्यूस होंगी। या फिर कोई भी निमोनिया का कोई भी आपको इन्फेक्शन दे दिया जाएगा, सिनेरियो दे दिया जाएगा और उसमें आपको ये बताना होगा कि एंटीबॉडीज़ किस तरह से प्रोड्यूस होंगी। तो आपने पूरा प्रोसेस लेके चलना है, सारी लाइंस ऑफ डिफेंस बतानी है और फिर एंड पे जाके आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी और आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी आपको स्टोरी बताऊंगी कि बेसिकली इम्यूनिटी आपकी किस तरह से डेवलप होगी किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। अब यहाँ पे मैंने जो केस लिया है, मैंने टाइफाइड का केस लिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का केस लिया है बेसिकली। और टाइफाइड जो है वो एंटर कहाँ से होगा, थ्रू आवर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जो टाइफाइड का बैक्टीरियम है वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंटर हो चुका है। अब जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो सबसे पहले जो चीज़ इस इन्फेक्शन को एनकाउंटर करेगी, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाएंगे वो होंगे आपके टिश्यू मैक्रोफेजेस। यानी जिस टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हुआ है उस टिश्यू के अंदर जो भी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं दे विल रिस्पॉन्सिबल टू इनकाउंटर द इन्फेक्शन। सबसे पहले वो एंटीजन को फेगोसाइटोज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारी आती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब टिश्यू मैक्रोफेजेस के बाद जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो है हमारे ब्लड के अंदर जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। अब जहाँ जिस टिश्यू में इन्फेक्शन हुआ है वो टिश्यू कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1 है, ये सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है। और ये सब्सटेंसेस क्या करवाती हैं, ये सब्सटेंसेस क्या करवाती हैं, ये सबसे पहले जो आपकी ब्लड कैपिलरीज़ हैं, बेसिकली जहाँ पर टिश्यू डैमेज हुआ है उस टिश्यू के जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं वहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हैं ये उनकी मार्जिनेशन करवाती हैं। मार्जिनेशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का केस है इसलिए मैं न्यूट्रोफिल्स कह रही हूँ। जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं ब्लड के अंदर वो आपकी कैपिलरी के एंडोथीलियम के साथ आके अटैच हो जाएंगे। कैपिलरी के जो एंडोथीलियम के ऊपर बेसिकली कौन सी चीज़ होती है, सिलेक्टिन्स होते हैं और इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल 1। ये जो दो सब्सटेंसेस हैं ये एडिशन करवाएंगी आपके न्यूट्रोफिल्स की टू द कैपिलरी एंडोथीलियम। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मार्जिनेशन, जो न्यूट्रोफिल्स कैपिलरी वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं। सेकंड स्टेप कराएंगे डायापिटीसिस। डायापिटीसिस होता है ये जो कैपिलरी के अंदर छोटी छोटी इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, इन इंटरसेलुलर स्पेसिस से न्यूट्रोफिल स्क्वीज़ होकर टिश्यू स्पेसिस के अंदर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं डायापिटीसिस। और थर्ड प्रोसेस क्या होगा, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है जो केमिकल्स डैमेज टिश्यू ने रिलीज़ किए हैं वो बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को टुवर्ड द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे कौन सी चीज़ बना रही है, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, जो भी इन्फेक्शन होगा उसके हिसाब से आप करेंगे। अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा तो इओसिनोफिल्स को मूव कराया जाएगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल्स को मूव कराया जा रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये तीनों प्रोसेस भी हो गए और हमारे न्यूट्रोफिल्स कहाँ तक पहुँच गए, इन्फेक्टेड टिश्यू तक पहुँच गए और एंटीजन को फेगोसाइटोज करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट होती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बना रहा है, जो ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स प्रेजेंट हैं वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द टिश्यू जो कि इन्फेक्टेड हुआ है और उस टिश्यू में एंटर होने के बाद अपना उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा और वो मैक्रोफेज बनकर फेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने मैक्रोफेजेस की बात की थी, दीज वर बेसिकली टिश्यू मैक्रोफेजेस जो ऑलरेडी टिश्यू के अंदर परमानेंटली अटैच्ड थे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो हमने मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की बात की, ये बेसिकली ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स थे जो पहले ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे और जब टिश्यू इन्फेक्टेड हुआ तो ब्लड से माइग्रेट करते हुए ये टिश्यू तक पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने मैक्रोफेज बन के फेगोसाइटोसिस स्टार्ट किया। ओके, अब ये देख लेते हैं कि बेसिकली इन मैक्रोफेजेस ने करना क्या है। जब ये मैक्रोफेजेस अपना फेगोसाइटोसिस कर लेंगे, जो इनका काम है फेगोसाइटोस करना, जब ये कर लेंगे तो उसके बाद जो पार्शली फेगोसाइटोज्ड एंटीजन होंगे ये प्रेजेंट करेंगे टू द टी सेल्स, जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं। हमने ये पढ़ा है कि टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होते एंटीजन से,
टी लिम्फोसाइट्स तब एक्टिवेट होंगे जब वो मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। और मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर ये हमारे पास टी सेल होगा और इसके सरफेस के ऊपर टी सेल रिसेप्टर होगा और यहाँ पर एंटीजन होगा और ये एंटीजन को ले लेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टी सेल्स जो है ना वो डायरेक्टली एंटीजन से एक्टिवेट नहीं होते, बल्कि उन्हें एक्टिवेट करने के लिए मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को आना पड़ता है। अब एंटीजन प्रेजेंट मैक्रोफेज विल एक्ट एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये एंटीजन को प्रेजेंट करेगा टू द टी सेल्स। अब टी सेल्स को जब मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद है, जब ये एंटीजन टी सेल्स को देंगे, दिस इज़ बेसिकली अ टी सेल, जब ये एंटीजन टी सेल को प्रेजेंट करेंगे तो टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं ये दो तरह की होती हैं। जो MHC1 है वो एक्टिवेट करेगी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और जो MHC2 है वो एक्टिवेट करेगी हेल्पर टी सेल्स को। ठीक है, अब जो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये बेसिकली किलर सेल इनको कहते हैं, ये बैक्टीरिया की किलिंग कराएंगे। और जो हमारे पास टी हेल्पर सेल्स हैं इन्होंने क्या करना है? अब जो टी हेल्पर सेल्स हैं इसके दो सबसेट्स कह दें, एक इसका TH1 और एक TH2। अब जो TH1 है ना बेसिकली ये क्या करवाता है? ये कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करवाता है, जैसे इसने इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कराई। अब ये इंटरल्यूकिन 2 का क्या काम है? ये इंटरल्यूकिन 2 हमारे फर्दर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगी ताकि फर्दर एंटीजन का फेगोसाइटोसिस हो सके। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 2 हमारे बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करेगी। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6 बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, कुछ में लिखा हुआ है कि इंटरल्यूकिन 2 बी सेल्स को एक्टिवेट करेगी। तो अब ये बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी एक्टिवेशन भी डिपेंड करती है टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। तो जब हमारे पास जो हमारा जो HIV होता है वो बेसिकली क्या करता है? वो हमारे इन्हीं टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है और जब HIV हमारे टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है तो आगे ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए उस डिज़ीज़ को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एड्स कहलाती है। तो HIV बेसिकली करता है कि टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है। टी सेल्स नहीं तो फिर मैक्रोफेजेस की और बी लिम्फोसाइट्स की सबकी एक्टिवेशन करानी है। तो जब आपका टी सेल डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका पूरा इम्यून सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। अच्छा, अब इंटरल्यूकिन 2 ने मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कराया और बी सेल्स को भी एक्टिवेट कराया। अब बी सेल्स ने एक्टिवेट होने के बाद क्या बनाना है? लिम्फोब्लास्ट ने फिर प्लाज्मा ब्लास्ट बनाने हैं। प्लाज्मा ब्लास्ट से आपके पास प्लाज्मा सेल्स बनेंगे और प्लाज्मा सेल्स आपके पास एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। यहाँ तक आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई। अब नेक्स्ट एंटीबॉडीज़ ने क्या करना है? एंटीबॉडीज़ का एक्शन दो तरह से होता है, या तो एंटीबॉडीज़ अपना डायरेक्ट एक्शन करेंगी जिसमें वो लाइसिस कराएंगी, प्रेसिपिटेशन करवाएंगी, एग्लूटिनेशन करवाएंगी, और दूसरा जो एंटीबॉडीज़ का इनडायरेक्ट एक्शन है वो बेसिकली होगा बाय द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? ये बेसिकली 20 प्रोटीन्स का एक कलेक्शन है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं और ये एंटीबॉडीज़ के फंक्शन को इन्हांस करता है। तो लास्ट स्टेप जो आप क्वेश्चन में लिखेंगे वो आप लिखेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और आगे आपने वो जो गाइडन में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक पूरा एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है वो आपने ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा इम्यूनिटी का।